नमस्कार, जिले का नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर आप सभी दर्शकों का स्वागत करता है और मैं हूं आपके साथ नीरज श्रीवास्तव। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास सुर्खियों पे। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के घोड़िया बाजार चौक में चोरों ने मोबाइल दुकान के शटर को उखाड़कर की लाखों की चोरी। जलजमाव से तंग आकर मोतीझील के व्यवसायियों ने नगर आयुक्त से मुलाकात कर संप हाउस लगाने की मांग की। और रक्षाबंधन को लेकर शहर में सजा राखी का बाजार। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के घोड़िया बाजार चौक के समीप एक मोबाइल दुकान का शटर काटकर चोरों ने लाखों के सामान पर हाथ साफ किया। जिले में चोरों का आतंक बढ़ता जा रहा है। पुलिस गश्त को धत्ता बताते हुए शातिर चोर लगातार चोरी की घटना को अंजाम देते जा रहे हैं। ताज़ा मामला काजीपुर मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र की है, जहां चोरों ने देर रात घोड़िया बाजार स्थित एक मोबाइल दुकान को अपना निशाना बनाया। चोरों ने दुकान का ग्रिल का ताला तोड़कर वो शटर उखाड़कर करीब 40,000 नकद सहित 2 लाख से अधिक का मोबाइल समेत अन्य सामानों की चोरी कर ली है। घटना की सूचना पर पहुंची काजी मोहम्मदपुर थाना की पुलिस मौके पर पहुंचकर घटनास्थल की छानबीन शुरू कर दी है। मामले में मोबाइल दुकानदार अखिलेश ने बताया कि मंगलवार रात करीब 9 बजे वह दुकान बंद कर घर लौट गए थे, फिर खाना खाकर वह सो गए थे। बुधवार की सुबह पड़ोसियों ने कॉल कर जानकारी दी कि दुकान में चोरी हुई है। मौके पर पहुंचे तो देखे कि दुकान के ग्रिल का ताला टूटा हुआ है, जबकि शटर को उखाड़ दिया गया है। दुकान के भीतर घुसे तो होश उड़ गए। सामान बिखरा पड़ा था। काउंटर पे रखे 40,000 रुपये चोरी कर लिए गए थे। शाम में हम लोग 8:45 में दुकान बढ़ा के गए। उसके बाद जो है मॉर्निंग में कॉल आया, यहीं बगल के दुकानदार हैं, कॉल किए कि आपका शटर टूटा हुआ है। हम लोग वहाँ से आए, देखे कि शटर पूरा उलझा हुआ था। उसके बाद वहाँ पे कॉल किए प्रभारी साहब को, बोले कि पहले आइए यहाँ पे थाना में आइए। उसके बाद उसका गए हम लोग, तो बोल वहाँ पे भर्ती करवा दिए। उसके बाद वो आए हैं तो अभी देखे हैं सब कैश था 40,000 रुपया था, और उसके बाद लगभग 2.5 लाख 3 लाख के स्टॉक था। तो पूरा क्या है, इधर का जो है पूरा बचा हुआ है, जो एसेसरीज है, मेन जो मोबाइल का था इधर का पूरा क्या है। सीसीटीवी का कैमरा नहीं लगा हुआ था? कैमरा लगा हुआ है, लेकिन लाइट बंद होने के बाद वो बंद हो जाता है। कैमरा इधर लगा हुआ है, तो लाइट बंद होने के बाद वो बंद हो जाता है। इंश्योरेंस है दुकान? हाँ, इंश्योरेंस है दुकान। कितने का? इंश्योरेंस है 5 लाख। किसी पे शक भी है क्या? जी किसी पे शक भी है? नहीं, शक तो हम लोग किसी पे, मोबाइल का दुकान है, सारे लोग आते हैं। अब तक तो हम लोग की कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ था। गए तो बोले कि हमारा दुकान में ताला तोड़ के मैंने ले गया है, सामान चोरी कर लिया। कितना का चोरी लग रहा है? अब चोरी तो आप तो लिख के देंगे, अभी तो लिख के दिए नहीं हैं। फिर भी एक अंदाजा कितना का? अब ये बोल रहे हैं कि 40,000 नगद ले गया है और बाकी सामान भी चोरी। दुकान में सीसीटीवी कैमरा वगैरह कुछ लगा हुआ था क्या? लगा हुआ है लेकिन बिगड़ा हुआ है। बोल रहे हैं 2-3 दिन से खराब है। लग रहा है कुछ जांच कर रहे हैं, आगे की जांच ना अभी तो हाँ उसी के बारे में जांच कर रहे हैं। मोतीझील सड़क में लगातार हो रही जलजमाव से परेशान व्यवसायियों की टीम नगर आयुक्त से मुलाकात कर संप हाउस लगाने की मांग की। पिछले कई दिनों से मोतीझील में लगे जलजमाव से परेशान व्यवसायियों ने बुधवार को मोतीझील व्यवसायी संघ के बैनर तले संयुक्त रूप से बुन्नी बाजार मार्केट संघ, पूजा बाजार मार्केट संघ, बंका बाजार मार्केट संघ के सदस्यों ने पूर्व वार्ड पार्षद टुल्लू राय के नेतृत्व में नगर आयुक्त विवेक रंजन मैत्रेय से मुलाकात कर मोतीझील को जल जमाव से मुक्ति दिलाने की मांग की। मोतीझील व्यवसायिक संघ के अध्यक्ष टुल्लू राय, पार्षद राकेश कुमार पिंटू और व्यवसायियों ने बताया कि एक तरफ कोविड-19 के कारण लगाए गए लॉकडाउन से व्यवसाय पूरी तरह प्रभावित हो रहा था, वहीं अब बरसात में विगत 1 माह से मोतीझील में नरकीय स्थिति बनी हुई है।
कोई भी खरीदार मोती झील में दुकानदारी करने जल जमाव के कारण नहीं आ रहे हैं, जिसके कारण व्यवसायियों को बेहद नुकसान हो रहा है। उनका कहना है कि जवाहरलाल रोड स्थित अंडीगोला रोड, इस्लामपुर रोड में नवनिर्मित सड़क ऊंचा होने के कारण इन जगहों का पानी मोती झील में चला आ रहा है। जो मुख्य नाला है उससे निकासी नहीं हो पा रही है और मोती झील में 1 महीने से वे सभी लोग जल जमाव झेलने को विवश है। इन लोगों ने नगर आयुक्त से पांडे गली के फर्दो नहर और कटही पुल रेलवे लाइन के पास पंप लगाकर पानी निकालने की मांग की है। मोती झील व्यवसायी संघ के सारे सदस्यगण यहाँ नगर आयुक्त से हम लोग मिलने आए हैं और उनसे आग्रह करने आए हैं कि मोती झील में जो जल जमाव की समस्या 18-19 दिन से तो लगातार है ही, लेकिन सालों भर वहाँ पर कहीं न कहीं पर पानी लगा रहता है, ओवरफ्लो का बराबर होता रहता है। जल जमाव की समस्या के कारण वहाँ साफ दुकानदारी नहीं हो रही है। एक तो सामान की क्षति हो रही है, दुकानदारी तो साफ नहीं है, रोजी रोटी का सवाल पैदा हो गया है और सामान तो बर्बाद हुआ सो हुआ। यहाँ मेन है कि कंटिन्यू पानी लगा हुआ है, माने सारे मार्केट में बहुत जगह सब ठीक है, लेकिन हम लोग मोती झील के व्यवसायी लोग बहुत त्रस्त हैं, माने बहुत दिक्कत में है वहाँ पर। इसलिए हम लोग नगर आयुक्त से मांग करते हैं कि वहाँ पर सम्प हाउस लगाएं। परेशानी 4 महीने से झेल रहे हैं। 5 मई से कंप्लीट लॉकडाउन था, 1 महीना उसको झेले हैं हम लोग। उस झेलने के बाद ये प्राकृतिक विपदा देखिए कि दुकानों में 2-2, 3-3 फीट पानी घुसा हुआ है भीतर। पूरा का पूरा व्यवसाय हम लोग का 1 महीने से चौपट हो गया है। आगे हम क्या करें? हम लोग तो नगर आयुक्त से मिलने आए हैं इसीलिए कि हम लोग की समस्या को खुद वो देखें और देख के हम लोग का कुछ निरादन करें। क्या मांगे? मांग है कि सर हम लोग कैसे अब आगे व्यापार कर पाएंगे। 4 महीने से इस समझिए कि व्यापार से हटे हुए हैं। 4 महीने से कोई काम नहीं हो रहा है और जल जमाव 1 महीने से पूरा जल जमाव है, दुकानों के अंदर पानी है। कोई भी खरीदार, कोई भी आदमी कैसे कहीं आएगा? जल जमाव की समस्या के लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। लगभग महीने रोज से पानी से बहुत ज़्यादा हम लोग त्रस्त है। बोहनी पर आफत हो गया हुआ है दुकानदार लोग को और सभी लोग पानी से बहुत ज़्यादा परेशान है। कोई भी महिला मार्केट में आना नहीं चाहती हैं। ये थे मोती झील व्यवसायी संघ, पूजा बाजार व्यवसायी संघ और मुनी बाजार व्यवसायी संघों का बैठक जो है हमारे पूर्व वार्ड पार्षद और व्यवसायी संघ के अध्यक्ष त्रिभुवन राय और टुल्लू जी के अध्यक्षता में बैठक हुई थी, जिसमें सर्वानुमति से निर्णय लिया गया था कि नगर आयुक्त महोदय से मोती झील में जल जमाव की समस्या के निराकरण के समाधान हेतु जो है उनसे मुलाकात किया जाएगा, प्रतिनिधिमंडल मिलने का। और उन्होंने 4 से 5 बजे के बीच में समय भी दिया था। और अभी यहाँ ऑफिस में जानकारी प्राप्त हुई कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से स्मार्ट सिटी मिशन के तहत जो है वहाँ पर अभी बैठक हो रही है, जिसके कारण उनको आने में अभी विलम्ब है। समाहरणालय सभा कक्ष में जिलाधिकारी ने आकांक्षी योजनाओं को लेकर विभिन्न विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। समाहरणालय स्थित जिलाधिकारी कार्यालय में बुधवार को जिलाधिकारी प्रणव कुमार की अध्यक्षता में आकांक्षी जिला कार्यक्रम की समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान जिले के विभिन्न विभागों के अधिकारी शामिल हुए। जिलाधिकारी ने समीक्षा के दौरान आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत जिले के प्रदर्शन की समीक्षा प्रत्येक माह करते हुए प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। साथ ही जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि आकांक्षी जिला के तहत ली गई योजनाओं का क्रियान्वयन निर्धारित अवधि के अंतर्गत करना सुनिश्चित करे। मालूम हो कि शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, ICDS तथा अन्य विभागों के द्वारा आकांक्षी जिला के तहत महत्वपूर्ण योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिसका लाभ जिला को मिलेगा। जिला की बैठक हुई, जिसमें योजना विभाग के तत्वाधान में बैठक किया जाता है और आकांक्षी जिला के तहत जो विभिन्न कार्यक्रम और योजनाएं ली गई हैं उसका क्रियान्वयन की समीक्षा की गई और साथ ही संबंधित विभागों को निर्देश दिया गया कि निर्धारित अवधि के अंदर जो भी उनको लक्ष्य, जो भी उनको टारगेट है उसको पूर्ण किया जाए और इसमें किसी तरह के विलम्ब न करें। जो आकांक्षी जिला के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण योजनाएँ ली गई हैं शिक्षा के क्षेत्र में, आंगनबाड़ी के क्षेत्र में, और यदि उनका क्रियान्वयन समय पर हो जाता है तो जिले के लिए एक रोल मॉडल साबित होगा। जिलाधिकारी ने मुख्यतः इसका
निर्देश दिया है। लगातार हो रही बारिश के कारण कांटी प्रखंड क्षेत्र में सब्जी की खेती पूरी तरह बर्बाद हो गई है। सब्जी की खेती के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध जिले के कांटी नगर परिषद इन दिनों बारिश की पानी की चपेट में है। बारिश के कारण फसलों को काफ़ी नुकसान हुआ है, जिसमें सब्जियां भी शामिल है। खेतों में लगे पानी से फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। इसके कारण किसानों को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। बारिश का पानी खेतों में जमा होने से खासकर भिंडी की सब्जी को भारी नुकसान हुआ है। इसके अलावा मूली, कद्दू, मिर्च का भी बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। किसानों का कहना है कि इन सब्जियों की उपज से ही उनका और उनके परिवार का भरण पोषण चलता है, मगर लगातार बारिश हो जाने के कारण काफ़ी परेशानी बढ़ गई है। वहीं किसानों का कहना है कि इनका परिवार खेती पर ही निर्भर है। यहाँ उगाई गई सब्जियों को बिहार सहित अन्य इलाकों में भी भेजा जाता है, लेकिन बड़े पैमाने पर आई बारिश ने सब कुछ खत्म कर दिया। सब्जी विक्रेता उमेश सैनी ने बताया कि बारिश की वजह से सब्जियों की आवक कम हो गई है। परवल, नेनुआ और करेला जैसी सब्जियों की फसल ज़्यादा पानी के कारण गलने लगी है। इस वजह से उनका उत्पादन कम होता जा रहा है। उन्होंने बताया कि 30 रुपये बिकने वाला परवल अब 50 से 60 रुपये, 25 रुपये बिकने वाला कद्दू, बैगन और पत्ता गोभी 40 रुपये, 30 रुपये तक बिकने वाला टमाटर 40 रुपये तक, 30 रुपये वाला नेनुआ 40 रुपये, 40 रुपये किलो वाला करेला अब 60 रुपये, 60 रुपये की बिकने वाला हरी मिर्च 160 रुपये किलो तक पहुंच गया है। वहीं किसानों से जब हमने जानने का प्रयास किया कि लगातार हो रही बारिश से सब्जी की खेती से कितना का नुकसान हुआ है, तो क्या कुछ बोल रहे हैं, खुद ही सुनिए। ये अभी हम लोगों को 1 सप्ताह से अधिक पानी होने के कारण बहुत कठिनाई को सामना करना पड़ रहा है। हम लोगों को अभी जो फसल नुकसान जितना हुई है बारिश की पानी से, लग रहा है कि आने वाले भविष्य में यहाँ की जनता के और हम लोगों का बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। जो स्थिति है यहाँ का, अभी उधर बारिश के पानी से हम लोग तबाह थे और 2 दिनों के अंदर हमारी पूरी वार्ड 11 का जो है पूरे प्रभावित हो जाएगा जल स्तर से। इतना पानी का बढ़ाव अभी चल रहा है नदी में। कितना प्रभाव पड़ा? सब्जी पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है। अभी इस मोहल्ला के अंदर एक भी सब्जी का खेती बचने नहीं जा रही है। जिले में होने वाली पंचायत चुनाव को लेकर जिला पुलिस अभी से ही अलर्ट दिख रही है। पंचायत चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न कराने को लेकर जिला पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। विभिन्न थाना क्षेत्रों से हत्या के मामले में फरार 15 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की है। आगामी पंचायत चुनाव को लेकर जिला पुलिस अलर्ट हो गई है। एसएसपी के नेतृत्व में क्राइम मीटिंग कर पंचायत चुनाव के शांतिपूर्ण संपन्न कराने को लेकर वांछित अपराधियों के आपराधिक प्रवृत्तियों की व्यक्ति शराब माफियाओं की गिरफ्तारी शुरू कर दी है। एसएसपी जयंतकांत ने क्राइम मीटिंग कर बिहार में होने वाली पंचायत चुनाव को लेकर जिला पुलिस ने तैयारी शुरू कर दी है। आगामी पंचायत चुनाव के शांतिपूर्ण संपन्नता को लेकर चुनाव से संबंधित अपराध में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी, आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति, शराब माफियाओं की गिरफ्तारी एवं उनके पारिवारिक सदस्यों पर चुनाव में भागीदारी उम्मीदवारी के मद्देनजर सभी थाना ओपी अध्यक्षों को विशेष रूप से निगरानी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। उपद्रवियों को चिन्हित कर निरोधात्मक कार्रवाई का निर्देश के साथ साथ हत्या, लूट, डकैती के कांडों में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी का निर्देश दिया है। आगामी पंचायत चुनाव के मद्देनजर लंबित कुर्की वारंट का त्वरित निष्पादन का निर्देश दिया गया है। मामले में मुख्यालय डीएसपी बैजनाथ प्रसाद ने बताया कि आगामी पंचायत चुनाव को लेकर जिला पुलिस पूरी तरह अलर्ट है, साथ ही कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए हैं। पंचायत चुनाव के मद्देनजर सभी वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तारी करने का निर्देश दिया गया है। जितने अपराधी वांछित हैं उन सभी की गिरफ्तारी शीघ्र करें तथा होने वाले प्रत्याशी पर विशेष निगरानी रखनी है कि उन लोग का क्या क्या धंधा चलता है और उस पर यदि कोई गलत धंधा होगा तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई का निर्देश है। के सारे थाना प्रभारी, सारे इंस्पेक्टर एवं डीवाईएसपी शामिल हुए। उस बैठक में विशेष रूप से पंचायत चुनाव को देखते हुए सभी वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी पर जोर दिया गया है तथा होने वाले प्रत्याशी पर विशेष निगरानी रखी जाएगी कि उनका कैरेक्टर क्या है और उनका आय का स्रोत क्या है। इन सब पर विशेष ध्यान रखी जाएगी। कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए सदर अस्पताल प्रशासन ने बगैर मास्क के आने वाले लोगों पर लगाई रोक।
कोरोना के संभावित तीसरी लहर को देखते हुए बुधवार से सदर अस्पताल परिसर में बगैर मास्क के प्रवेश बंद कर दिया गया है। वहीं बगैर मास्क के आने वाले लोगों को सुरक्षा कर्मियों द्वारा रोक दिया जा रहा है। मास्क लगाने के बाद ही उन्हें अस्पताल परिसर में जाने दिया जा रहा है। मालूम हो कि जिले में संभावित कोरोना की तीसरी लहर को लेकर यह निर्णय लिया गया है। इस आदेश का असर भी सदर अस्पताल परिसर में देखने को मिला। अस्पताल में इलाज के लिए हर रोज करीब 1300 मरीज आते हैं। यहाँ पर मरीज पहले पंजीकरण काउंटर से पर्ची कटाने के बाद सीधे ओपीडी में जाते हैं, लेकिन एक तरफ मास्क लगाने की अपील कर्मी खुद बिना मास्क के नजर आ रहे हैं। वहीं सिविल सर्जन डॉक्टर विनय कुमार शर्मा ने बताया कि कोरोना संक्रमण पर रोक लगाने को लेकर यह निर्णय लिया गया है। तो वैक्सीनेशन काफ़ी तेजी से कर रहे हैं और लगभग जो है पूरे ज़िले की बात करें तो हम लोग 50% से ज़्यादा आच्छादित कर चुके हैं ज़िले को। और अर्बन क्षेत्र जो है, शहरी क्षेत्र जो है, नगर निकाय का क्षेत्र और रूरल प्रखंड ये लगभग 100% हो चुका है। उसके अलावा जो है सो हम लोगों ने लगभग जो है 650 बेड तैयार रखा हुआ है, चिन्हित करके रखा हुआ है, क्योंकि उसमें मैक्सिमम जगह पर जो है हमारा ऑक्सीजन की व्यवस्था है। हमारे यहाँ 2 ऑक्सीजन प्लांट, एक तैयार है, काम कर रहा है, एक लगने वाला है। इसके अलावा एक पारू में और एक जो है आपका कांटी में लगने वाला है। हम लोग की ऑक्सीजन की कमी ना हो। प्रत्येक पीएचसी में 10-10 बेड की व्यवस्था की गई है कोविड के लिए, कि अगर कोई केस हो जाता है तो वहाँ पर भी उसको प्राइमरी ट्रीटमेंट किया जा सके। मास्क और सोशल डिस्टेंस, और मास्क ये तो निश्चित है कि पूरी गाइडलाइन भी है इस्तेमाल का, और ज़रूरी भी है कि बिना सब कुछ के बावजूद, दोनों वैक्सीन लेने के बावजूद, जब तक ये पूरी तरह से एलिमिनेट नहीं हो जाता है, 0 पर सारे देश में नहीं आ जाता, तब तक मास्क जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है। सिटी न्यूज़ में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, तो फौरन हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइए, बने रहिए सिटी न्यूज़ के साथ। फैशन की दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, वो भी कम बजट में, तो एक बार जरूर जाएं मोतीझील पूजा बाजार स्थित विकास कलेक्शन शोरूम में। यहाँ रेमन, पार्क, यूएस पोलो, मुफ्ती शर्ट, ब्लैकबेरी के एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध हैं। इसके अलावा सियाराम के कोट पैंट, ब्लेजर और शेरवानी भी उपलब्ध है। सभी ब्रांड में 1 पीस के खरीद पर 20% तथा 2 पीस के खरीद पर 30% की विशेष छूट दी गई है। तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारे। हमारा पता है विकास कलेक्शन, बीबी कॉलेज स्कूल के अपोजिट पूजा बाजार, मोतीझील। हमारा संपर्क नंबर है 9835104722। हाँ, पहले आप लोग का नमस्कार। मेरे यहाँ विकास गारमेंट जो पूजा मार्केट मोतीझील में है, लगन के शुभ अवसर के लिए कोट पैंट, ब्लेजर, विंटर के जैकेट, स्वेटर, मतलब सब चीज़, शेरवानी, अंडर गारमेंट, सारे चीज सब ब्रांड में, टी शर्ट भी सब वो है, और राउंड में टी शर्ट है, गोल गला में टी शर्ट है, सभी तरह का ब्रांड है। और सबसे अच्छा ये है कि हम ऑफर देते रहते हैं। अभी मोस्टली अब आ गया है आपके अपने शहर में उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ पे उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट यहाँ मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, ऑपोजिट टू वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज, और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9334900888 और 7004320380। नॉर्थ बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम मुजफ्फरपुर में यूए एसोसिएट के सौजन्य से नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम खुला है। और आप लोगों से यही भी निवेदन है कि एक बार इस शोरूम में आइए और इसके विस्तृत रेंज को देखिए, जो कि एक अच्छे रेंज के साथ, एक अच्छी कीमत के साथ आपको मिलेगा। तो एक बार हम लोगों को आप सेवा करने का मौका दें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। रक्षाबंधन को लेकर शहर में राखी का बाजार सज धज कर तैयार हो गया है। लोग राखी की खरीदारी जमकर कर रहे हैं।
भारत के बड़े त्योहार में भाई बहन का अटूट त्योहार रक्षाबंधन में सिर्फ 3 दिन ही बचे हैं, लेकिन इस साल भी कोरोना महामारी की छाया बाजारों में देखने को मिल रही है। राखी की दुकानें तो सज गई है, लेकिन दुकानों पर सन्नाटा पसरा है और खरीदारी नहीं होने से दुकानदार परेशान है। जिले का सबसे बड़ा थोक मंडी गरीब स्थान रोड में है, जहां राखी के त्यौहार के लिए रंग बिरंगी राखी सजी है, लेकिन कम दिखाई पड़ रहे हैं। कई वर्षों से राखी का कारोबार करने वाले दुकानदार आफताब ने बताया कि कोरोना संक्रमण के कारण ग्राहक खरीदारी करने के लिए सावधानी बरत रहे हैं। बाज़ारों में अधिकतर दुकानें तो खुल गई है, लेकिन अभी पहले जैसी स्थिति नहीं है। अभी स्थिति सामान्य होने में समय लगेगा, क्योंकि लोग के मन में कोरोना संक्रमण का डर अभी भी है। राखी पर पिछले कुछ साल खूब भीड़ रहती थी, लेकिन इस बार बहुत ही कम लोग खरीदारी के लिए पहुंच रहे हैं। राखियों के डिमांड महामारी को लेकर बाज़ार थोड़ा सुस्त हो गया है, लेकिन फिर भी इस बार राखियों की कई तरह की वैरायटी मौजूद है। ओमकार, रुद्राक्ष, चंदन, वीरा के अलावा बच्चों के लिए डोरेमोन, छोटा भीम आदि राखियों को भी भाइयों की कलाई पर सजाने के लिए बहनें खरीद रही है। देखिए, बाज़ार की स्थिति जो है बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि रिसेंटली अभी कोरोना काल का जो भय था वो 50% कम हुआ है, 50% तो कंटिन्यू है और लोगों के पास पैसा का क्राइसिस है। बेरोजगारी बहुत चरम सीमा पे बढ़ी है। जो लोग सरकारी नौकरी में हैं, मान लीजिए उनको तो पैसा मिल रहा है, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर में है उनका तो नौकरी का था पता नहीं है। लोग आ रहे हैं, ले रहे हैं, फेस्टिवल है, बहुत उनका जो बजट है मान लीजिए मोटा मोटी 25% जो है परचेजिंग लोग कर रहे हैं, 75% लोग जो है इग्नोर कर दे रहे हैं। पैसे का प्रॉब्लम है, मार्केट में कस्टमर नदारत। समाहरणालय सभा कक्ष में अपर समाहर्ता की अध्यक्षता में जल संग्रह को लेकर कैच द रेन विषय पर बैठक की गई। नेशनल वाटर मिशन के तहत जल संरक्षण को लेकर कैच द रेन विषय पर अपर समाहर्ता राजेश कुमार की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में बैठक आयोजित की गई। बैठक में अपर समाहर्ता ने बताया कि लंगट सिंह कॉलेज में 25 अगस्त को इसे लेकर कई प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसको सफल बनाने को लेकर आज यह बैठक की गई थी। बैठक में एलएस कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर ओपी राय, जिला खेल पदाधिकारी, सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी कमल सिंह सहित नेहरू युवा केंद्र के सदस्यों ने भाग लिया। बिंदु है कि स्वतंत्रता का हमारा 75वां वर्षगांठ हम लोग मना रहे हैं और इस दरमियान हमारा समाज, हमारा देश, हमारा राज्य आगे की ओर बढ़ रहा है। लोगों में सामाजिक सौहार्द, सद्भावना और सरकार के समावेशी विकास के जो कार्यक्रम हैं लोगों तक पहुंच रहे हैं। जो अभी हमारे लिए, हमारे युवाओं के लिए जो प्रासंगिक विषय हैं, वैसे 6 विषयों को जो है चुना गया है, जिसको लेकर समाज में एक दिशा निर्देश जाना है, एक मार्गदर्शन जाना है। समाज को उन विषयों को महत्व देते हुए सामाजिक भागीदारी को तय करना है। इस हेतु 25 सितंबर को एक जन भागीदारी जन जागरण अभियान के तहत एक प्रोसेशन जो है निकाला जाएगा एलएस कॉलेज से, जो मुख्यतः 6 विषयों की ओर जो है हमारा ध्यान आकर्षित करेगी, जिसमें कौशल उन्नयन का कार्यक्रम है, डिजिटाइजेशन का कार्यक्रम है, आपदा से संबंधित जो भी उसको आपदा के रोकथाम के लिए उसको आपदा के न्यूनीकरण के लिए, उसके जोखिम को कम करने के लिए जो भी बातें हो सकती है, उन सब का विस्तृत रूप से जो है लोगों के बीच में उसका ब्रांडिंग करना, उसको ले जाना। मुजफ्फरपुर जंक्शन पर जीआरपी ने नशाखुरानी गिरोह के 2 सदस्यों को यात्री से मोबाइल छीनने के दौरान गिरफ्तार किया। मुजफ्फरपुर जंक्शन व ट्रेनों में नशाखुरानी गिरोह के शातिर गिरोह काफी सक्रिय है। गिरोह के शातिर नशा खिलाकर यात्रियों से लूटपाट करने के अलावा मोबाइल छिनतई व पॉकेट मारने का भी काम करते हैं। ताज़ा मामला मुजफ्फरपुर रेलवे जंक्शन से है, जहां जीआरपी ने नशाखुरानी गिरोह के 2 शातिरों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों शातिरों की तलाश पुलिस कई दिनों से कर रही थी।
इसी दौरान दोनों छात्रों ने जंक्शन से एक यात्री का मोबाइल छीनकर भागने लगा। हल्ला हंगामा होने पर दोनों को जीआरपी ने खदेड़ कर पकड़ लिया। दोनों से थाने में पूछताछ की जा रही है। मामले में जीआरपी के दरोगा अजय कुमार ने बताया कि रेलवे स्टेशन के सर्कुलेटिंग एरिया में प्रदर्शनी रेल इंजन के समीप से सीतामढ़ी जिले के रून्नीसैदपुर थाना के कोरलहिया भौंसी निवासी सूरज मंडल व नगर थाना के नुनिया पट्टी निवासी सागर कुमार को गिरफ्तार किया गया है। सर्कुलेटिंग एरिया जो है उसी में लोग ये मोबाइल वगैरह चोरी करते रहते हैं और हम लोग तो लगाए हुए हैं, पुलिस भी है, लेकिन उसको भी चकमा देकर लोग चोरी करके भागते रहते हैं। नशा का टैबलेट भी कुछ बरामद हुआ? कुछ नशा का टैबलेट भी बरामद हुआ है पॉकेट में। कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई इस मामले में? 2 व्यक्तियों का गिरफ्तारी हुई है। पूछताछ में क्या कुछ सामने आया है? जी, पूछताछ में क्या सामने आया है, जानकारी मिली है आप लोगों को? जानकारी यही मिली है कि ये लोग जो है पहले से भी चोरी वगैरह करते रहते हैं। किस एरिया का रहने वाला दोनों? ये लोग जो है चल रही है, पता मालूम होने पर पता नशीली पदार्थ भी खिला के लूटता था सामान वामान। ऐसा तो प्रतीत होता है कि उसके पॉकेट से एंटीवायरल टैबलेट प्राप्त हुआ है। नशीला सामान खिला के ले लेता था। जी जी। इसमें आगे क्या कार्रवाई की जा रही है? आगे तो इसको जेल भेज दिया गया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में स्मार्ट सिटी द्वारा किए जा रहे कार्यों पर सवाल खड़ा करते हुए फुटबॉल संघ के सदस्यों ने नगर आयुक्त से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत सिकंदरपुर में 19 करोड़ की लागत से बन रहे बहुउद्देशीय स्पोर्ट्स स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय तो दूर राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता का भी आयोजन नहीं हो पाएगा। स्टेडियम एवं विभिन्न खेलों के लिए तैयार हो रहा मैदान खेलों के मानक के विपरीत है। स्टेडियम में कई ऐसी तकनीकी खामियां हैं जिसके कारण जिले को इस स्टेडियम में राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता की मेजबानी नहीं मिलेगी। स्टेडियम में एथलेटिक्स को गोलाकार ट्रैक तैयार किया जाना है जो सही नहीं है। 25 मीटर का स्विमिंग पूल तैयार किया जा रहा है। प्रतियोगिता के लिए कम से कम 50 मीटर का होना चाहिए। बुधवार को सिकंदरपुर पंडित नेहरू स्टेडियम को लेकर जिला फुटबॉल संघ के संरक्षक डॉक्टर फिरोजुद्दीन फैज, चेयरमैन असगर हुसैन, जिला बास्केटबॉल संघ के सचिव अखिलेश कुमार मनी ने नगर आयुक्त विवेक रंजन मैत्रेय को ज्ञापन सौंप स्टेडियम का निर्माण मानक के अनुसार करने की मांग की। खेल संघ के अध्यक्षों ने बताया कि यह महज अभ्यास लायक रह जाएगा। यहां राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर का आयोजन नहीं हो सकता। इसका डीपीआर तैयार करते समय खेल संघों की राय ली जानी चाहिए थी, जो कि नहीं ली गई। बात है कि जो यहाँ ग्राउंड बन रहा है स्टेडियम में वो स्टैंडर्ड नहीं है और मानक की दृष्टि से 100% गलत है। हाँ, उसमें कोई उसके अंदर न रनिंग हो सकता है, न वार्म अप हो सकता है और इंटरनेशनल नेशनल क्या बात डिस्ट्रिक्ट स्तर का भी खेल नहीं हो सकता है। जी आज क्या किया उसके लिए? इसके लिए हम लोग आज जिला खेल समन्वय समिति के द्वारा ये यहाँ के जो नगर आयुक्त हैं उनको मैंने ज्ञापन दिया। हम लोग सबको मिलकर, वो तो आज नहीं थे लेकिन उन्होंने क्या मांग की? मांग है कि उसका निर्माण में तकनीकी व्यवस्था की जाए और जानकार लोगों को सम्मिलित की जाए ताकि उसको ढंग से बनाया जा सके। ये हम लोग नगर आयुक्त सर से मिलने के लिए आए थे और मेमोरेंडम वगैरह लेकर के आए थे। हमको उनके मिल करके ये बताना था कि हमारी स्टेडियम जो बन रही है पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, वो हम लोगों के हिसाब से सही नहीं है। उसमें जो ट्रैक बन रहा है तकनीकी से गड़बड़ और जितना भी चीज़ वहाँ बन रही है वो एक्चुअली सही नहीं है, वो मापदंड पे नहीं उतरता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ना खेल पदाधिकारी से हमारे पूछा गया, ना हमारे एसोसिएशन के कोई लोग उसमें मौजूद हैं। तो जब तक एसोसिएशन के लोग उसमें मौजूद नहीं होते हैं या खेल अधिकारी से हमारे नहीं राय ली जाती है, तब तक हमको लगता है कि स्टेडियम में काम नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो हो रहा है वो खेल के लिए नहीं है। ना उसमें हम बिहार खिला सकते हैं, ना उसमें हम दिल्ली खिला सकते हैं। दिल्ली के हम तो स्टेट भी नहीं खिला सकते, नेशनल इंटरनेशनल स्टेट और लीग भी हम उसमें नहीं करवा सकते हैं। तो ये स्टेडियम, इसी के लिए हम लोग यहाँ मिलने के लिए आए थे। हमारे पूरे जितने भी लोग हैं खेल संगठन के सब लोग आए हुए थे, लेकिन अफसोस है कि मुलाकात हमारी नहीं हो सकी नगर आयुक्त से। और ये हम लोग यहाँ कागज़ रिसीव करा करके और वापस अभी हम लोग 1 घंटा 1.5 घंटा तैयार किया इसको लेकर हम लोग रणनीति ये तैयार किया है कि अगर हम लोगों के हिसाब से स्टेडियम को नहीं बनाया गया, अगर ऐसा कोई राय निकला जिससे हम सर्वसम्मति से हम लोगों की अपनी जो राय हुई है वो ये हुई है कि स्टेडियम हमारे हिसाब से बनाया जाए जो बच्चों के फेवर में हो और जिसमें खेल
को बढ़ावा मिल सके। जो अफगानिस्तान को तालिबान द्वारा कब्जा किए जाने के बाद सैकड़ों भारतीय अभी भी फंसे हुए हैं। पूर्व डिप्टी मेयर माजिद हुसैन के बड़े भाई भी वहां फंसे हुए हैं, जिसको लेकर सरकार से लगातार गुहार लगाई जा रही है। पूर्व डिप्टी मेयर सैयद माजिद हुसैन के बड़े भाई डॉक्टर सैयद आबिद हुसैन करीब 50 अफगानिस्तान में फंस गए हैं। मिठनपुरा थाना क्षेत्र के आज़ाद रोड स्थित निवासी डॉक्टर हुसैन काबुल में एक विश्वविद्यालय में मैनेजमेंट के सहायक प्राध्यापक हैं। इस बारे में माजिद हुसैन ने बताया कि वहां के बदले हालत को लेकर परिवार में चिंता है। वे काबुल में अकेले हैं। यहाँ उनकी पत्नी, एक पुत्र और एक पुत्री है। उनसे मंगलवार को भी बात हुई। आज बुधवार को काबुल से विमान के भारत आने की बात कही जा रही है। उससे उनके लौटने की संभावना है। मालूम हो कि अफगानिस्तान में तालिबान का कब्ज़ा होने के बाद वहाँ अफरा तफरी की स्थिति है। वहाँ फंसे अपने नागरिकों को निकालने के लिए भारत सरकार लगातार प्रयास कर रही है। करीब 1.5 वर्षों से काबुल में कार्यरत डॉक्टर हुसैन भी वहाँ के बदले हालात के कारण देश लौटना चाह रहे हैं। स्वजनों से मोबाइल पर उन्होंने बताया कि अभी सभी किसी तरह वहाँ से निकलना चाह रहे हैं, मगर अधिक विकल्प उपलब्ध नहीं है। वे अन्य भारतीयों के साथ दूतावास के संपर्क में हैं। उनसे कल भी लगातार बात हो रही है, आज भी बात हुई है। उनका कहना है कि यहाँ अभी सब पीस है, कहीं कोई घबराने की बात नहीं है। हम लोग यूनिवर्सिटी में ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है अभी, ना कोई वैसा मैसेज आ रहा है। और इंटरनल अफेयर से भी उन लोग कांटेक्ट में हैं, रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं अपना, और टिकट भी उन लोगों ने ले रखा है। जब एयर खुलेगा, फ़्लाइट चालू होगी कमर्शियल, तो लौटेंगे, या फिर अगर गवर्नमेंट रेस्क्यू करती है तो उनके साथ आएंगे। घर वालों में कितना चिंता है? चिंता तो है। कितने दिनों से काबुल रह रहे हैं? 1.5 साल से रह रहे थे। हालांकि अभी आए हुए थे बकरीद में, बकरीद के बाद गए हैं। क्या करते हैं वहाँ पे वो? असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, मैनेजमेंट पढ़ाते हैं। 1.5 साल से वहाँ सैयद आबिद हुसैन नाम है, असिस्टेंट प्रोफेसर मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट। जी होती है। वहीं पर तालिबान के कब्जे के बाद जी हुई है, कह रहे हैं ठीक है, सब कंट्रोल में है। अपना नाम नंबर दे दिए एम्बेसी में, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में। कोई फ़्लाइट आती है इंडिया से रेस्क्यू के लिए तो उनको मैसेज या फ़ोन आएगा। और बाकी चाहते हैं कि वापस चलें? जी। चिंता भी लगा हुआ है। हाँ, अब वैसे तो कुछ है नहीं ज़्यादा, लेकिन अगर ज़्यादा होता तो चिंता ज़्यादा होती। चिंतित हैं, लेकिन वहाँ भी अभी ठीक है। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। तो कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए हमारी न्यूज़ टीम को। नमस्कार।